जापान के माउंट फुजी की तलहटी में बसा आओकीगाहारा का जंगल, जिसे दुनिया सुसाइड फॉरेस्ट के नाम से जानती है, अपनी खामोशी के लिए बदनाम है। यहाँ की हवाओं में एक अजीब सा भारीपन है, जैसे पेड़ों की घनी कतारें किसी का दम घोंट रही हों। सूरज की किरणें भी यहाँ की जमीन तक पहुँचने में नाकाम रहती हैं, जिससे यहाँ दिन में भी एक उदास धुंधली सी शाम छाई रहती है। आर्यन अपनी टॉर्च की रोशनी को इधर-उधर घुमा रहा था। उसके जूते सूखी पत्तियों और काई पर पड़कर एक अजीब सी कुरकुरी आवाज कर रहे थे, जो उस सन्नाटे में किसी की फुसफुसाहट जैसी लग रही थी। उसने तय किया था कि वह मुख्य रास्ते से हटकर थोड़ा अंदर जाएगा, यह जानने के लिए कि क्या वाकई यहाँ भटक जाना इतना आसान है जितना कि लोग बताते हैं। उसने पीछे मुड़कर देखा, पगडंडी अब ओझल हो चुकी थी। तभी उसे एक अजीब सी सनसनाहट महसूस हुई। उसे लगा जैसे उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने तुरंत पीछे घूमकर टॉर्च जलाई, लेकिन वहां सिवाय टेढ़े-मेढ़े और कंकाल जैसे दिखते पेड़ों के कुछ नहीं था। अचानक उसे अपने कानों में किसी के रोने की धीमी आवाज सुनाई दी। वह आवाज बहुत ही दर्दनाक थी, जैसे कोई अपनी आखिरी सांसें गिन रहा हो। आर्यन के रोंगटे खड़े हो गए। उसने आवाज की दिशा में कदम बढ़ाया। कुछ दूर जाने पर एक पुराने सड़े हुए पेड़ के पास उसे एक सफेद कपड़ा लटका हुआ दिखाई दिया। जब उसने पास जाकर गौर से देखा, तो उसके हाथ से टॉर्च छूटकर गिर गई। वह कोई कपड़ा नहीं था। वह किसी का लबादा था, जो हवा में ऐसे लहरा रहा था जैसे कोई अदृश्य इंसान उसे पहनकर खड़ा हो। तभी उसके कानों में एक भारी और ठंडी फुसफुसाहट सुनाई दी, जो बिल्कुल उसके कंधे के पीछे से आई थी। तुम यहाँ क्यों आए? वापस जाने का रास्ता अब कभी नहीं मिलेगा। आर्यन की सांसें थम गईं। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन पर ऐसे जम गए जैसे उसे किसी ने पकड़ रखा हो। उसने धीरे से नीचे देखा, तो वहां मिट्टी के अंदर से निकलती हुई सैकड़ों पीली और बेजान उंगलियां उसके पैरों को जकड़े हुए थीं। ये वो लोग थे जो बरसों पहले यहाँ आए थे और कभी वापस नहीं जा सके। उन उंगलियों से एक अजीब सी ठंडी नब्ज उसके शरीर में दौड़ गई, और धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि आज के बाद उसके लिए भी सूरज कभी नहीं उगेगा। जंगल की खामोशी फिर से गहरी हो गई, जैसे कुछ हुआ ही न हो। बस आर्यन की टॉर्च अभी भी जल रही थी, जो धीरे धीरे धुंध में कहीं खो गई। आओकीगाहारा के घने और ठंडे सन्नाटे में कदम रखते ही हवा का तापमान जैसे जम गया। मैंने अपने पैरों के नीचे सूखी टहनियों के टूटने की आवाज सुनी, जो उस सन्नाटे को चीर रही थी। चारों तरफ फैले हुए हजारों पेड़ ऐसे लग रहे थे जैसे वे अपनी लंबी और टेढ़ी-मेढ़ी टहनियों से मेरा रास्ता रोक रहे हों। यह जंगल नहीं, बल्कि एक कब्रिस्तान था जहां हर कोने में मौत की आहट महसूस हो रही थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा। जिस पगडंडी पर मैं चल रहा था, वह अचानक ओझल हो गई थी। जैसे ही मैंने रास्ता खोजने की कोशिश की, मुझे अपने कानों में किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी। आवाज बहुत धीमी थी, जैसे कोई मेरे बहुत करीब आकर मरते हुए गले से कुछ कहना चाह रहा हो। मैं तुरंत रुक गया। मेरी सांसें तेज हो गई थीं और दिल की धड़कनें छाती में हथौड़े की तरह बज रही थीं। पेड़ों के पीछे से एक धुंधली सी आकृति दिखाई दी। वह एक इंसान का साया था, लेकिन उसका शरीर अजीब तरह से झुका हुआ था। जैसे ही मैंने टॉर्च की रोशनी उस दिशा में घुमाई, रोशनी पेड़ों की घनी जड़ों से टकराकर वापस लौट आई। उस साये का चेहरा दिखाई नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी उदासी और खालीपन था जो मेरी रूह तक को कंपा गया। वह साया पलक झपकते ही गायब हो गया,
लेकिन उसके पीछे एक गहरी गंध छोड़ गया, जो सड़े हुए पत्तों और पुरानी कब्रों की मिट्टी जैसी थी। तभी मुझे एक धागे जैसी चीज पैरों में महसूस हुई। मैंने नीचे देखा तो मेरे पैरों के चारों ओर एक प्लास्टिक की टेप लिपटी हुई थी। यह वही टेप थी जो लोग अपना रास्ता खोजने के लिए बांधते हैं। पर यह टेप तो पेड़ों के बीच एक उलझे हुए जाल की तरह बिछी थी, जैसे किसी ने जानबूझकर मुझे फंसाने के लिए इसे बुन रखा हो। मैं उस जाल से निकलने के लिए छटपटाने लगा, लेकिन हर कोशिश के साथ वह टेप और भी कसती जा रही थी। दूर कहीं एक औरत के रोने की आवाज आई। वह रोना इंसानी नहीं लग रहा था। उसमें एक ऐसी चीख थी जो सदियों के दर्द को समेटे हुए थी। मैंने घबराकर भागने की कोशिश की, लेकिन जंगल का भूगोल ही बदल चुका था। मैं वहीं वापस आ गया था जहां से मैंने चलना शुरू किया था। वहां एक पुरानी जूतों की जोड़ी पड़ी थी जो घास और काई से ढकी हुई थी। अचानक मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे ठीक पीछे खड़ा है। ठंडी और बर्फ जैसी उंगलियों ने मेरे कंधे को धीरे से छुआ। मेरा गला सूख चुका था। मैं चीखना चाहता था, लेकिन मेरी आवाज मेरा साथ छोड़ चुकी थी। पीछे से एक भारी और डरावनी आवाज में किसी ने मेरे कान में कहा, तुम यहाँ अकेले नहीं हो, हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे थे।